ऐसे दो लोगों की है जो अच्छी लाइफ स्टाइल तथा पैसा कमाने के लिए एक ऐसी जगह गए जहां इनकी लाइफ गुलामों से भी बदतर हो गई। ये कई बार वहां से भागने की कोशिश किए। अंत में जब कामयाब हुए तो ये भागते भागते पहुंचे रेगिस्तान के बीच, जहां रेतीला तूफान तथा तपती गर्मी उनका इंतजार कर रही थी। सवाल ये है, क्या ये वापस कभी अपने देश लौट पाए होंगे या फिर नहीं। इंडिया के दो लोग नजीम और हकीम नौकरी की तलाश में पहुंचे हैं सऊदी। दोनों सऊदी की एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। ये दोनों जिस एजेंट की हेल्प से यहाँ पहुँचे हैं वह इन्हें किसी कंपनी में हेल्पर के तौर पर भेजा है। इन्हें बताया गया है जब ये एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे तो उन्हें लेने कंपनी का एक बंदा आएगा। एयरपोर्ट पर पहुंचकर वे उसी के आने का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार करते करते जब इनके सब्र का बार टूटने लगा तो आसपास मौजूद लोगों से बातें करने की कोशिश किए, पर ये बातें नहीं कर पाए क्योंकि इन्हें हिंदी के अलावा दूसरी कोई लैंग्वेज नहीं आती थी। कुछ लोग उनकी बातें सुनने को रेडी हुए, पर जब उनकी भाषा नहीं समझ पाते तो उन्हें मदद किए बगैर वापस जाना पड़ता था। जैसे तैसे करके इनकी मुलाकात एयरपोर्ट पर काम करने वाले एक बंदे से हुई। ये उससे मदद मांगे। एजेंट ने इन्हें कंपनी का नंबर दिया था। कंपनी के नंबर पर कॉल किया गया, पर उधर से कॉल कोई रिसीव किया ही नहीं। वो बंदा बताने लगा, आज फ्राइडे है, ऑफिस बंद होगा, इसलिए शायद कोई फोन रिसीव नहीं कर रहा है। मेरी मानो तो तुम अभी और इंतजार कर लो, कोई न कोई तुम्हें लेने जरूर आएगा। काफी लंबे इंतजार के बाद एक अरबी आया। वह उन दोनों से बातें करने की कोशिश किया, पर इन दोनों को अरबी भाषा आती ही नहीं थी। ये कुछ भले ही न समझ पाए हों, पर इन्हें उम्मीद है ये वही शख्स है जो आया है इन्हें लेने। अरबी उन्हें वहीं रुकने को कहा। थोड़ी देर बाद जब वापस आया, आते ही उनका पासपोर्ट तथा वीजा कॉपी ले लिया और फिर उसकी लैंग्वेज समझ में ही नहीं आई। वह दोनों से और ज्यादा बातें नहीं किया। अपने लैंग्वेज में कहा कि इस तरह बड़बड़ाना बंद करो, चुपचाप गाड़ी में बैठो। इस तरह ये दोनों गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। बीच रास्ते में पहुंचकर हकीम कहने लगा, क्यों न हमें अपने फैमिली को बता देना चाहिए कि हम पहुंच चुके हैं, पर इसके लिए भी इन्हें किसी टेलीफोन बूथ पर रुकना होगा। ये बात जब हकीम को बताई गई तो इस बार भी उनकी भाषा नहीं समझ पाया, न ही जान सका कि वे अपने फैमिली से बातें करना चाहते हैं। मदद तो किया नहीं, बल्कि डांट कर चुपचाप बैठने को कहा। काफी लंबी यात्रा के बाद फाइनली वह एक जगह गाड़ी रोका, जहां वह हकीम को नीचे उतारा। ऐसा होता देख दोनों चिल्लाने लगे, हम दोनों एक साथ कंपनी में काम करने के लिए आए हैं, फिर हमें अलग अलग क्यों किया जा रहा है। पर अरबी इनकी एक नहीं सुना। हकीम को दूसरे बंदे को सौंपकर नजीम को लेकर वहां से निकल पड़ा। रात को ही काफी लंबी यात्रा के बाद अरबी एक बार फिर रुका। इस बार नजीम को गाड़ी से उतारा। जहाँ नजीम देखता है कि सामने काफी बड़ा बाढ़ है, वहीं पर कुछ और भी अरबी थे। नजीम उनसे कहने लगा कि एजेंट ने मुझे कहा था कि मैं किसी कंपनी में काम करूंगा, फिर मुझे यहाँ क्यों लाया गया। पर जो अरबी इसे यहाँ लेकर आया है वह उसकी बातों को नजरअंदाज करके गाड़ी लेकर वहाँ से निकल गया। रात होने की वजह से नजीम को अभी तो यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आया। इधर उधर देख ही रहा था, तभी सामने एक बुजुर्ग आदमी दिखा जो पिछले कई सालों से इसी बाड़ में काम कर रहा है। जब उस बुजुर्ग आदमी से बातें शुरू हुई, बात करके पता चला वह शख्स तमिल है, यानी नजीम को भी उसकी भाषा समझ में नहीं आई। और तो और पिछले कई घंटों से प्यास जोरों की लगी थी। कई बार पूछने पर वह आदमी उसे एक टंकी की तरफ इशारा किया। इस तरह कई घंटों का प्यासा नजीम टंकी का पानी पिया। आगे कोई सवाल किए बगैर अरबी के टेंट में सोने के लिए गया। सोते समय उसे जरा भी नींद नहीं आ रही थी, मगर पूरे दिन की थकावट की वजह से नींद आ गई। जैसा कि यहाँ आने से पहले उसने जैसी उम्मीद की थी, चीजें उसकी बिल्कुल विपरीत हुई। इसलिए कहीं न कहीं उसके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। इस बात का भी पछतावा था कि वह कहाँ आकर फंस गया। सोचने लगा, मैं अपने गांव में ही ठीक था, नदी में जाता था, बालू निकालता था, ज्यादातर रहता था अपने फैमिली के साथ ही। गांव में ही उसका दोस्त हकीम उसे यहाँ आने का प्लान दिया था। हकीम नजीम को बताने लगा, मेरे जीजा जी लोगों को सऊदी भेजने का काम करते हैं, उनके पास एक कंपनी का वीजा है, अगर वह जाना चाहता है तो वह बात करने को रेडी है। पैसे की तंगी की वजह से वह जाने के लिए रेडी हो गया। जाने के लिए भी पैसे नहीं थे, इसलिए माँ के गहने गिरवी रखकर पैसा इकट्ठा किया। इकट्ठा किया हुआ पैसा दोस्त
उसके जीजा जी को दे दिया। इस तरह उसकी वीजा का काम हो चुका था। इस तरह नजीम भाई हकीम के साथ सऊदी आ गया। इधर नजीम अरबी के टेंट में सो ही रहा था कि तभी अरबी की नजर उस पर पड़ी। वो उस पर बहुत गुस्सा हुआ, पैरों से मारकर जगाया और तो और बैग दूर फेंककर बाहर ही सोने को कहा। इस तरह नजीम बाहर आकर एक टूटे फूटे गाड़ी में सो गया। जैसे तैसे पहली रात गुजर गई। सुबह हुआ। सुबह वापस से उसकी मुलाकात तमिल व्यक्ति से हुई जो बकरियों का दूध निकाल रहा है। वह दूध से भरा हुआ बर्तन अरबी तक पहुंचाने को कहा। जैसा कि ये एक दूसरे की भाषा समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए नजीम को लगा कि शायद ये मुझे पीने के लिए दे रहा है। नदीम दूध जैसे ही पीने लगा, उसे ऐसा करने से रोका। फाइनली दूध लेकर जब अरबी के पास पहुंचा तो उससे रिक्वेस्ट करने लगा कि मुझे यहाँ से जाने दो, मैं वापस अपने घर जाना चाहता हूँ। पर अरबी उसे डांट कर भगा दी। अच्छा खाना मिलेगा, अच्छी सैलरी होगी, मेरे साथ धोखा हुआ है, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। रिक्वेस्ट के बाद भी नजीम की एक नहीं सुनी गई। उसके पास एक डायरी थी जिसमें कुछ कॉन्टैक्ट नंबर थे, उसे फाड़ दिया गया। अब तक नजीम को समझ में आ चुका था वह यहाँ आकर फंस चुका है। अगले कई दिनों तक वह अकेला ही गुमशुदा बैठा रहता, भोजन भी लेना छोड़ दिया। ऐसे ही एक दिन बैठा था कि अरबी उसे बुलाकर कुछ खाने को दिया, जिसमें थी एक मोटी रोटी। रोटी ऐसी थी कि उसे खाया भी नहीं जा रहा था। अरबी उसे इशारे में बताया कि इसे पानी में डुबोकर खाओ। दोपहर के टाइम एक बार फिर तमिल से मिला, पूछने लगा तुम यहाँ कब से हो, पर उसकी तरफ से जवाब आया कि मुझे याद नहीं मैं कब से यहाँ हूँ। यहाँ खाने के साथ साथ पानी की भी प्रॉब्लम थी। हफ्ते में सिर्फ एक बार पानी का टैंकर आता था, टंकी में भरकर चला जाता था वापस। पर इस बार जब टैंकर आया तो उसके ड्राइवर के पास पहुंचा। सौभाग्यवश ड्राइवर को हिंदी आती थी। नजीम उससे मदद मांगा, पर बातें पूरी हो पाती अरबी आ पहुंचा। वह समझ चुका था नजीम यहाँ से भागने का प्लान कर रहा था। गुस्से में आकर बंदूक की टेल से उस पर कई बार हमला किया। इतनी बुरी तरह पिटाई की कि वह बेहोश हो गया। अगले दिन जब उसकी नींद खुली तो सामने खड़ा अरबी उसे दूध निकालने को कहा। इसी टाइम उसने गौर किया कि तमिल यहाँ नजर ही नहीं आ रहा, आसपास कहीं दिख भी नहीं रहा। फिलहाल अभी के लिए कुछ सोचे बगैर दूध निकालने के लिए बकरी के पास गया। स्टार्टिंग में दूध निकालने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, पर समय के साथ वह दूध निकालना सीख गया। आगे से अरबी के कहने पर बकरियां चराने जाने लगा। शुरुआती दिनों में बकरियों को भी चराने में प्रॉब्लम हो रही थी। बकरियां एक जगह रुकती भी नहीं थी, भागने लगती थी इधर उधर। पर समय के साथ वह बकरियों को भी चराना सीख गया। इसी तरह न जाने कितना समय गुजर गया कि नजीम का हुलिया ही बदल गया पूरी तरह से। उसके चेहरे पर बड़ी बड़ी दाढ़ी तथा सर पर उग गए थे बाल। आईने में खुद को सही से पहचान भी नहीं पाता था। इसी तरह बकरियों को चराने के साथ साथ ऊँट को भी चराने लगा। एक दिन ऊँट चरा ही रहा था कि उसे बहुत सारे गिद्ध की आवाज सुनाई पड़ी। जहाँ गिद्ध उड़ते हुए दिखाई पड़ रहे थे, जब उस लोकेशन पर पहुंचा तो वहाँ का दृश्य देखकर हैरान रह गया, क्योंकि यह गिद्ध उस तमिल आदमी की डेड बॉडी को नोच खा रहे थे। यह नजारा काफी डरावना था। अब तक उसे भी समझ में आ चुका था अगर वह यहाँ ज्यादा समय तक रुका तो यही होगा उसके साथ भी। इसके बाद से वह भागने के बारे में सोचा। अगले दिन जब बकरी चराने के लिए गया तो उस टाइम उसने देखा कि आसपास कोई नहीं है। इसी मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने लगा। ज्यादा दूर भाग पाता कि अरबी की नजर उस पर पड़ गई। ऊँट से उसका पीछा करने लगा। नजीम के पकड़े जाने था तो आसमान में बादल दिखे। लग रहा था थोड़ी देर बाद बारिश होगी। हुआ भी ऐसा ही। बारिश होनी स्टार्ट हुई तो सारी बकरियों को लेकर एक चट्टान के पीछे छुप गया। उसी टाइम चट्टान के नीचे से एक रास्ता दिखा। चट्टान को पार करके जब दूसरे साइड पहुंचा तो वहां पर भी एक शख्स चरा रहा था बकरी। नजीम जब उसके पास पहुंचा तो देखकर हैरान रह गया, क्योंकि यह कोई और नहीं बल्कि था उसका भाई हकीम। ये कितने महीनों साल बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं कुछ पता नहीं। बातचीत के बाद हकीम बताने लगा, कुछ दिनों पहले ही अरबी मुझे पुराने बाड़ से यहाँ लेकर आया है। दोनों बातें कर ही रहे थे कि नीचे बकरियों के पास अरबी आ पहुँचा। यह देख दोनों वापस से अपने अपने रास्ते निकल गए, क्योंकि इन्हें पता है यदि अरबी इन्हें देख लिया तो इन्हें बहुत मारेगा, दोनों को दूर दूर कर देगा। आगे से ये दोनों लोग यहीं पर आकर एक दूसरे से मिलने लगे। एक दिन हकीम नजीम से मिलने एक अफ्रीकन आदमी के साथ पहुंचा। हकीम बताता है कि इस अफ्रीकन का नाम नादरी है। ये यहाँ से भागने में हमारी मदद करना चाहता है। दरअसल कादरी इस इलाके में पहले भी काम कर चुका है। वह यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। बातचीत के बाद पता चला कुछ दिनों बाद कफील की बेटी की शादी है। उस दिन बाड़े की रखवाली के लिए कोई नहीं होगा। यही भागने का सबसे अच्छा मौका है। हुआ भी ऐसा ही। शादी के दिन वहाँ से सभी अरबी चले गए।
उनके जाते ही नजीम टंकी के पास पहुंचा। उसने नहाया और वही कपड़ा पहना जिसे वह सालों से सुरक्षित रखा था। अब तक हकीम तथा कादरी भी वहां आ चुके थे। तीनों आजादी की उम्मीद में यहाँ से निकल पड़े, ये जानते हुए भी कि इनका सफर न जाने कितना लंबा होगा। दोपहर के टाइम सुनसान रेगिस्तान में दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। इसी तरह आज भी चलते चलते अंधेरा हो गया। जैसे तैसे रात भी गुजर गई, सुबह हुआ। सुबह होने पर ये वापस से चलना शुरू कर दिए। रेगिस्तान में तपते धूप के बीच इन्हें प्यास लगने लगी। थोड़ी दूर चलने के बाद रेगिस्तान के बीच पानी दिखाई पड़ा। उसी के पास में था एक ऊंट। हकीम भागकर जब पहुंचा तो वहाँ पानी नहीं था। यह था सिर्फ उसका भ्रम, क्योंकि रेगिस्तान में ऐसा दिखना नॉर्मल होता है। पानी तो मिली नहीं, मगर पास में एक ऊंट मरा पड़ा था। इसी तरह ये अगले कई दिनों तक चलते रहे। कई दिनों तक चलने के बाद इन्हें एहसास हुआ शायद हम रास्ता भटक चुके हैं। ये बचाने के लिए कुछ नहीं कर सका। कादरी समझाया, जब तक हमारी सांसें चल रही है हमें हार नहीं मानना चाहिए, इसी तरह चलते रहना होगा। इस तरह ये रेतीले तूफान तथा धूप का सामना करते हुए बढ़ते रहे। कई दिनों के बाद इन्हें एक बार फिर रेगिस्तान के बीच पानी दिखाई पड़ा। इस बार भी इन्हें लगा शायद ये इनका भ्रम है, मगर जब पास पहुँचे तो देखें यह कोई भ्रम नहीं बल्कि है सच। नजीम तो इतना प्यासा था कि तुरंत पानी पीने के लिए दौड़ पड़ा, पर कादरी उसे पीने से रोका। वह अपने हाथों से थोड़ा थोड़ा पानी पिलाया। इसी टाइम कादरी को पास में एक बोतल मिली। थोड़े समय वहीं रुकने के बाद बोतल में पानी लेकर वहां से निकल पड़े। कुछ ही दूर चले होंगे कि आज का भी दिन खत्म हुआ। जैसे तैसे रात गुजारी, सुबह हुआ। सुबह जब नजीम की आंखें खुली तो इधर उधर देखा, पर कादरी उसके पास था ही नहीं। वह कहीं गायब हो चुका था। काफी लंबे समय ढूंढने के बाद जब कादरी नहीं मिला तो न चाहकर भी उसे अकेले ही आगे बढ़ना पड़ा। फाइनली कड़ी मेहनत के बाद वह रेगिस्तान के एक ऐसे इलाके में पहुंचा जहां से गुजर रही थी एक सड़क। रोड तक पहुंचते पहुंचते उसकी हालत बहुत खराब थी। वहां से गुजरने वाले सभी गाड़ियों को रोकने की कोशिश करता था, पर एक भी गाड़ी उसकी मदद के लिए नहीं रुकती थी। पर दोपहर के टाइम किस्मत ने साथ दिया। उसी रोड पर गुजर रहा था एक नेक दिल का अरबी। उसने नजीम की मदद की, उसे गाड़ी में बिठाया, पीने के लिए पानी दिया और फिर शहर लाकर छोड़ दिया। शहर पहुंचकर नजीम को भी कुछ पता नहीं कि वह क्या करे। ऐसे ही चलते चलते एक होटल के सामने पहुंचा। अब तक उसके बॉडी में जरा भी एनर्जी नहीं थी। कंडीशन इतनी खराब थी कि होटल के सामने ही बेहोश हो गया। सौभाग्यवश उसी होटल में कुछ इंडियन सोशल वर्कर काम करते थे। वे नजीम को वहां से उठाकर ले गए, उसका इलाज किए। दरअसल ये धोखा देकर सऊदी में भेजे गए इंडियन की मदद करते हैं। इसी तरह थोड़ा स्वस्थ होने के बाद नजीम उन्हें अपने घर का एड्रेस दिया। जब नजीम के घर का पता चला तो उसकी फैमिली वालों से नजीम से बातें करवाई। नजीम ने जब फोन रिसीव किया तो कॉल पर थी उसकी वाइफ सेनू। जब वह सऊदी के लिए निकला था तो उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, पर अब उसका बेटा 4 वर्ष का हो चुका था। वह चाहती है नजीम वापस आ जाए। इस टाइम नजीम के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे, इसलिए उसे भेज दिया गया कैंप। इस कैंप में नजीम की तरफ बहुत सारे लोग थे जो काम छोड़कर यहाँ भागकर कैंप में आए हैं। इसलिए अरबी को पता होता था उसके भागे हुए वर्कर इसी कैंप में हो गए। हर रोज कोई न कोई अरबी यहाँ आया करता था। यदि उनका नौकर यहाँ मिल जाता था तो वे उन्हें घसीट कर ले जाते थे। बाकी लोग यही दुआ करते थे उनका पेपर बनने से पहले कहीं उनका कफील न आ जाए। इसी तरह एक दिन नजीम को ले जाने वाला अरबी भी पहुंचा वहां। वह नजीम को देखते ही पहचान गया। वह अपने ही लैंग्वेज में कहता है कि तुम काम को लेने आया ही नहीं था। पर जब उसे लगा कि वे दोनों किसी कफील के आने का इंतजार कर रहे हैं तो वह नकली कफील बनकर उन दोनों को ले गया था। अगले 3 महीने बाद नजीम का पेपर वर्क कंप्लीट हो गया। इस तरह उसे वापस इंडिया भेज दिया गया। नजीम वापस लौटकर अपनी आप बीती दुनिया के सामने तो रख दी, पर उस तमिल की तरह न जाने कितने लोग अच्छी कमाई तथा आरामदायक जिंदगी का सपना लेकर सऊदी जाते हैं। धोखाधड़ी के चक्कर में उनकी जिंदगियां रेगिस्तान के रेत के नीचे दबकर रह जाती।